इंटीग्रेशन में जो भी प्रोमिनेंट मेथड्स हैं समाकलन करने के, वो कम से कम 3 मेथड आपको मिलेंगे। एक मेथड होगा जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसको हिंदी में कहेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। दूसरा मेथड आपको मिलेगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसे कहते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। और एक तीसरा मेथड जो इंटीग्रेशन में आपको मिलेगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसे आप हिंदी में बोला करेंगे खंडशः समाकलन। ठीक है, तो मेनली इंटीग्रेशन करते वक्त जो मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड्स होंगे समाकलन के, ये 3 तरह से समाकलन आप सीखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 में आपने इनमें से कोई अभी मेथड नहीं सीखा है। आपने सिर्फ डायरेक्ट फलनों का अवकल गुणांक देखा और एंटी डेरिवेटिव मेथड से उसी का समाकलन बता दिया कि ये होता है। आज हम लोग इस मेथड के बारे में सीखेंगे जो कि एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन होगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान है ये। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। और प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? तो पता ही होगा कि किसी के बदले कोई दूसरी चीज लाना। भाई सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है? किसी एक के बदले दूसरी चीज लाना, मार्कर के बदले चौक लाना, समझ रहे? या किसी एक के बदले दूसरे को वहां रखना, ये प्रतिस्थापन होता है। अब प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन हम जब करने जाएंगे तो क्या होगा, उस पे पहचान क्या है कि करेंगे उसको मैं आपको ऐसे बताऊं बड़ा इजी वे में कि अगर किसी इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन है आपका और उसमें जो ऐसा फलन मौजूद है जिस फलन का अगर आप अवकलन करोगे ना तो वो भी उस क्वेश्चन में उपस्थित है। क्या मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चंस को जिनमें इंटीग्रेशन के ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक फंक्शन आ रहा है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी आपके क्वेश्चन में ही उपस्थित है। क्वेश्चन में एक फलन है और उस फलन का डेरिवेटिव भी आपके क्वेश्चन में उपस्थित है। ऐसे फलनों का हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में करते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ फाई ऑफ x इंटू फाई डैश ऑफ x dx, और ये क्वेश्चन आ गया कि इसका आंसर निकाल के दिखाइए। अब आप देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें ये एक ऐसा फंक्शन आप देख रहे हैं फाई ऑफ x, देख रहे हैं आप? तो ये फाई ऑफ x एक ऐसा फलन है जिसका डिफरेंशिएशन या जिसका डेरिवेटिव भी यहीं पर मिल रहा है मुझे, देख रहे हैं आप? तो ये फंक्शन भी मौजूद है हमारे क्वेश्चन पे और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद है हमारे क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चंस को हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं फिर ऐसे सिचुएशन पर? फॉर्म समझ में आ गई? ये इसकी जनरल फॉर्म हुआ करेगी कि क्वेश्चन में एक फंक्शन होगा और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी उसी क्वेश्चन में मौजूद रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे।
तरीका क्या होगा, मेथड बड़ा आसान है। आपको करना ये है, जो फलन होगा इसको कुछ मान लीजिएगा आप, इसको हम मान लेंगे, मान लिया फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। इंटीग्रेशन में आपके पूरे में एक वेरिएबल टी माना गया है, तो हम लोग भी टी पर करेंगे। आपको जो मर्जी, आप यू मान लो, जो मर्जी आप मान लो, तो हमने टी मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। देखो दोनों पक्षों का क्या करना है, अवकलन। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट, नहीं, केवल डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर आप रिस्पेक्ट में कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर। फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, फाई डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी टी। ये समझ में आया कि डी टी कैसे, टी का डेरिवेटिव डी टी कैसे हो गया, नहीं पता। अभी कुछ दिन पहले ही, हाल ही में जब समाकलन स्टार्ट किया है, तो मैंने एक चीज आपको बताई है कि अगर हम आपसे बोलेंगे कि ये एक फंक्शन है, एक्स स्क्वेयर का अवकलज बताओ, और आपसे बोलेंगे एक्स स्क्वेयर का, हाँ, एक्स के सापेक्ष अवकलज बताओ, तो अब याद आई बात आपको, बताओ अवकलज बताइए। एक्स स्क्वायर का अवकलज हमने पूछा, तो आप क्या बताओगे, 2x इंटू डी एक्स, और हमने एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलज पूछ लिया, तो 2x। याद आ गया ना आपको। हमने यहां क्या लिखा है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। हमने ये नहीं बताया कि आप x के सापेक्ष करो कि आप t के सापेक्ष करो, ये हमने बताया नहीं आपको। अगर नहीं बताया है तो इसका अवकलन करो और साथ में dx लिखो। इसका अवकलन करो तो t का क्या होगा 1 और साथ में dt लिखो। समझ आ रहा है? तो ये ऐसा बन जाएगा फाई डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इसके बजाय हम ये नहीं लिख सकते कि किसी के सापेक्ष करो? आप लिख सकते हो, आप चाहो लिख लो, आपको जैसे लगता है। देखो इसी में हम और क्या क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, इसको छोड़ो, यहीं से फिर आ जाओ, हम कर सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो फाई ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, फाई डैश एक्स। अब इसमें dx आपको नहीं लगाना पड़ेगा। t का x के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा, d dx ऑफ t। ठीक, अब इस dx को इधर ले आओ, तो फाई डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अभी भी तो वही आ रहा है, अभी भी तो वही आ रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर अब आप सोचोगे x के सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष करो जरा, तो फिर से वहीं पर आ जाइए, यहीं पर फिर से t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका t के सापेक्ष, देखो फलन किसका है, x का, और t के सापेक्ष करोगे तो क्या करना पड़ेगा, फाई डैश एक्स, फाई एक्स का पहले x के सापेक्ष करेंगे और फिर साथ में क्या लिखना पड़ेगा, डी डी टी ऑफ एक्स, और t का t के सापेक्ष क्या होगा 1। अब इस dt को उधर भेज दीजिए, तो फाई डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, फिर भी वही आ रहा है। देखो, तो आपको इससे घबराना नहीं है कि कोई लिख दे कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, या दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है हमेशा, पूरा इंटीग्रेशन लगा जाते हैं, इसके बाद उनसे पूछो कि जब आप यहां पर आते हैं उसके बाद आप अवकलन करते हैं तो ये अवकलन किसके सापेक्ष करते हैं, x के सापेक्ष कि t के सापेक्ष? उनको पता ही नहीं रहता किसके सापेक्ष कर रहे हैं। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के भी सापेक्ष करो, चाहे x के सापेक्ष करो या t के सापेक्ष करो, रिजल्ट विल बी सेम एट ईच एंड एवरी कंडीशन।
या आप किसी के सापेक्ष मत करो, सीधे लिख दो कि ये दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो भी तो रिजल्ट वही आ रहा है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं है, आप देख लो ना, समझ आ रहा है। तो यहां जब भी किसी को आप मानोगे, अब देखो हमने क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूशन का यूज किया, हमने इसके बदले में क्या लिखा, टी, तो हमने किसी के बदले में किसी दूसरे को लिखा, तो यही तो है सब्स्टिट्यूशन। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि हमारा जो इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, ये इतना बड़ा क्वेश्चन एक ऐसे रूप में बदल जाएगा, एक ऐसे फॉर्म में बदल जाएगा जिसका आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो। समझ रहे हैं आप? जब भी आप इसको टी मानेंगे, फिर ये वैल्यूज यहां पर पुटअप करेंगे जाके, तो आपका क्वेश्चन एक ऐसी फॉर्म में चेंज होके आ जाएगा कि उसका आप बड़ी आसानी से समाकलन कर ही सकते हैं। देखो कैसे लिख देते हैं वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स को क्या माना गया, टी, तो यहां पर क्या बच जाएगा, एफ ऑफ टी, फाई डैश एक्स डी एक्स, फाई डैश एक्स डी एक्स, इस पूरे को हटा के क्या लिख देंगे हम, डी टी। समझ में आया? अब देखो इतना भारी क्वेश्चन बिल्कुल जरा सा रह गया, एक सिंगल फंक्शन बता, एंड दिस इज द इंटीग्रेबल फॉर्म। और यहां कठिन था पर अब यहां तो आसान होगा, ये कोई एक फंक्शन बचेगा आपका, टी स्क्वायर बच गया, साइन टी बच गया, और इनके सबके आपको आते हैं, ऐसे रूप में चेंज हो जाएगा जिनके समाकलन आपको आते ही हैं। और इसके बाद इसका समाकलन कर देंगे, मान लिया इसका समाकलन कितना आ गया, एफ ऑफ टी प्लस सी। भाई कुछ तो करो, जब करोगे कुछ तो आंसर आएगा ना, तो कैपिटल एफ ऑफ टी प्लस सी हमने मान लिया आ गया, तो क्या ये से छोड़ देंगे, नहीं छोड़ नहीं देंगे यहां से। क्यों? हमारा क्वेश्चन में जो वेरिएबल था वो कौन था, एक्स, आंसर में हमारे वेरिएबल कौन है, टी, ये तो गलत है ना। अगर हमारे क्वेश्चन में दिया गया वेरिएबल एक्स है, तो हमें जब आंसर देना है ना, तो उसको भी वेरिएबल एक्स में ही आंसर देना है हमको। तो क्या करेंगे उसके लिए, टी को हमने माना क्या था, फाई ऑफ एक्स, यहां नोट कर देंगे आके, तो एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स प्लस सी, अब हमारा आंसर आ गया। वापिस से यही टी वाला मान फिर वहां लिख देंगे जाके, हो गया। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस का जवाब निकालेंगे। तो ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब ये और भी ज्यादा क्लियर मेथड होगा जब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। इसके इंट्रोडक्शन में तो बस इतना ही है। क्या क्या याद रखना है आपको बताइए, कौन से क्वेश्चंस में लगेगा, जिन क्वेश्चंस में फलन एक मौजूद हो और उसी का अवकलज भी आपके क्वेश्चन में अगर उपस्थित है, तो उस सिचुएशन पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। क्या करेंगे, जो फलन होगा हमारा उसको हम टी मान लेंगे, फिर दोनों पक्षों का अवकलन किसके सापेक्ष करोगे। अब आपको समझ में आ गया, आप चाहे x के सापेक्ष करोगे तो भी रिजल्ट मिलेगा वही, आप t के सापेक्ष करोगे तो भी वही रिजल्ट मिलेगा, आप किसी के सापेक्ष नहीं करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे अवकलन करने पर तो भी रिजल्ट वही मिलेगा आपको। और इसके बाद जो मिलेगा उसको यूज करके हम उनमें वैल्यूज लिख देंगे, वैल्यूज लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन एक बड़ी आसान से रूप में चेंज हो जाएगा। उसका समाकलन करना आपको आता ही होगा, उसका समाकलन कर लीजिए और उसके बाद जो टी आपने जिसको माना था वो टी की जगह पलट के लिख दीजिए आकर के, बस हो गया हमारा जवाब। तो आप इसे नोट करिए, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी बातें, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसको सॉल्व करके देखते हैं और आपके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से जुड़े डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे जो बचे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में ये 4 पार्ट्स में क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन एम एक्स डी एक्स। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमने जो इंटीग्रेशन करना सीखा है, जो फॉर्मूला हमने सीखा है वो साइन एक्स डी एक्स का सीखा हुआ है। हमारे पास साइन एम एक्स डी एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसी फॉर्म में बदलना है कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके, ताकि ये उस रूप में बदल जाए जिस रूप में फॉर्मूला हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से mx को t मान लेंगे हम, लेट mx इज इक्वल टू t। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर तो यह आ जाएगा m, तो कांस्टेंट है,
x का dx और उधर t का dt। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt अपॉन m। ये dx की वैल्यू हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx dx इज इक्वल टू, साइन की जगह पर साइन लिखेंगे, mx की जगह पर t लिख देंगे, mx की जगह पर t। और ये जो dx आप देख रहे हैं, dx की जगह पर dt अपॉन m लिख देंगे। ठीक, अब इसमें आप देखो कि m तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट आप बाहर ले लेते हो, तो ये 1 अपॉन m इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। और आप चेक करिए, अब ये बिल्कुल उस रूप में आ गया जिस रूप में आपको फॉर्मूला पता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx का फॉर्मूला याद है ना आपको, माइनस कॉस x प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन m माइनस कॉस t प्लस c। अब ये माइनस तो आ गया 1 अपॉन m। अब t की जगह जो ये माना होगा ये मान लिख देंगे हम, तो ये आ जाएगा कॉस mx प्लस c। समझ आया आपको। अब एक चीज आप सोच रहे होंगे, देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया, पर इसमें तो किसी भी फलन का अवकल गुणांक मौजूद ही नहीं था। देखो भाई, अभी हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपको एक बात बताई, क्या कि ऐसे फलनों में यूज करेंगे, ऐसे फलनों का समाकलन करते वक्त जिनमें फलन और उसका अवकल गुणांक वहां मौजूद होगा। समझ आ रहा है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमने जिस फलन को लिया उसका अवकल गुणांक तो यहां है ही नहीं ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मेरे दिमाग में नहीं रहा आपको बताने का, कि दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लग जाएगा आपका, जिसमें आपने देखा कि हमने इसको t माना, पर इस क्वेश्चन में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव हमारे क्वेश्चन पे उपस्थित हो, नहीं है। इसको हमने माना, उसका डेरिवेटिव m आया, पर m भी तो यहां पर उपस्थित नहीं है, कहीं बाहर से x के साथ ही में है ये तो ऐसे भी आ जाएगा। एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन रहेगा और एक आपका वो सब्स्टिट्यूशन रहेगा जिसका डेरिवेटिव मौजूद होगा। तो इनका डेरिवेटिव मौजूद नहीं था तो भी आंसर आ जाएगा। और ये वही मेथड है, आप चेक करो, जो लास्ट क्लास में आपको बताया जा रहा था कि x के साथ जो नंबर होगा, अगर गुणा में है तो हमेशा भाग में आएगा, भाग में होगा तो गुणा में आएगा। अब आप देखो, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, तो साइन mx का क्या होगा, माइनस कॉस mx, और x के साथ m मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो ये डिवाइड में आ गया। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर आप सीखते चलो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे क्वेश्चंस का साइज ये बड़ा होता जाएगा। उस वक्त केवल इसको करने में हम इतनी लाइनें खर्च नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट यहां पर लिखा करेंगे आके सीधे। समझ आ रही बात। अभी हम क्यों लिख रहे हैं तो फिर इतना, अभी आप समझ रहे हैं, अभी शुरुआत है आपकी। सीख जाओगे एक बार, फिर इतना टाइम और इतना जगह बर्बाद नहीं करी जाएगी, ठीक है। पर इसको समझ सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखिए। इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका अवकलन करके देखो कितना आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलज क्या होगा, 2x, और वो 2x आपके क्वेश्चन में उपस्थित है। तो बस अब हमको पता चल गया। तो हमने क्या करा, हमने करा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। इसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। इसका होगा 2x, 1 का तो 0, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है। तो अगर देखो आप चाहो तो dx का मान निकालो तो 2x अपॉन में चला जाएगा वहां, या ना ले जाओ। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना जरा, पहले हम इसको देख रहे हैं, तो हमने लिखा साइन और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख देंगे, टी। क्लियर। अब हम इसको देख रहे हैं, इसको 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स,
इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, dt से। और अब आप देखिए आपका ये क्वेश्चन सेम वही बन गया, इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया है। बड़ी आसानी से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c। अब आंसर नहीं आया, t की जगह वैल्यू लिखेंगे तो माइनस कॉस, और t की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। नहीं समझ में आई बात आपको, अरे आ रहा है, अच्छा। इसको देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी अब देखो ये आपका इंटेलिजेंस है, आपको सोचना है कि यहां पर अगर सब्स्टिट्यूशन में करने से कोई उसका डेरिवेटिव उपस्थित होगा तो कौन फलन बनेगा और कौन डेरिवेटिव हो सकता है। तो इसके लिए मैं एक काम करना चाहता हूं, यहां पर आप देखिएगा ध्यान से, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बताइए, ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। भाई 10 टू द पावर 4x है तो 10x टू द पावर 4 लगा सकते हैं, जैसे 10 स्क्वायर x को 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं वैसे। अब इसमें माना 10 अंडर रूट x इज इक्वल टू t, ये जो 10 अंडर रूट x है ना, इसको हमने t मान लिया। अब देखो आप सोचोगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसी को t मानना है, तो मैंने क्या बोला था, कोई ना कोई उसमें फलन होगा और कोई ना कोई उसमें उसका अवकलज होगा। अब आप देखोगे तो यही वो फलन है जिसका अवकलज आपके क्वेश्चन में उपस्थित है। और रही बात कि आपको कैसे इतनी जल्दी पता चल गया, तो क्योंकि हम कई बार क्वेश्चन लगा चुके हैं तो हमको पता चल गया। अब आप भी लगाओगे आपको पता चल जाया करेगा, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस से आएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 10 अंडर रूट एक्स, डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड को, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। बताइए डिफ्रेंशिएशन तो आता है ना आपको, पहले इसको x मान लो तो 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर x, फिर अंडर रूट x का डेरिवेटिव बताओ, 1/2 स्क्वायर रूट x dx इज इक्वल टू dt। सब करने के बाद dx जरूर लिख दो, और या तो आप x के सापेक्ष कर रहे होते तो फिर ये ना लिखते हम, समझ रहे हैं आप। अब ध्यान से देखो, बस ठीक है इतना, ये दो ना, दो को उधर भेज दो, आप दो मत रखो इधर, इस 2 को अपॉन में है, उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स 1/√x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2dt। बताओ कोई डाउट आपको यहां तक। अब अपने क्वेश्चन में आ जाइए, हम इसको लिखेंगे नहीं दोबारा, आप लिख लीजिएगा अपना। तो क्या बन जाएगा बताओ, 10 अंडर रूट एक्स, 10 अंडर रूट एक्स को क्या लिखेंगे, तो ये हो गया t टू द पावर 4। अब इसको जरा देख लो, और हम तो कहते हैं इसके साथ इसको भी देख लो साथ में, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, पूरा मिल गया ये। और इसकी जगह पूरा इसको हटा देंगे और इस पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे हम, dt लिख देंगे, dt। एंड नाउ दिस विल बिकम अ वेरी इजी फॉर्म, दैट इज x टू द पावर ओ, आई एम सॉरी 2 भी आएगा, अरे ये लो 2 आ गया, ठीक रहेगा, कांस्टेंट है। आप एक बार लिखोगे फिर बाहर निकालोगे, मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया, आप जो काम बाद में करोगे पहले ही कर लो। तो t की घात 4 गुणे dt। अब ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n, सिंपल। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, t टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, भाई 2 टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। नाउ दिस विल बिकम 2/5, t की जगह पर क्या लिखा जाए, 10 अंडर रूट एक्स, और उसकी घात में क्या लगेगा, तो 10 टू द पावर 5 अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। देखो समझ आ रहा है ना आपको, नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं, अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई हमको, आ गया ना समझ में सबको। चलिए 4th पार्ट देख लीजिए। अब इसमें आप बताओ हमको, क्या कुछ ऐसा दिख रहा है
कि कोई फलन बन सके और फिर हम उसका अवकलन करें तो उसका अवकलन भी हमारे सवाल में हो। कौन दिख रहा है? tan इनवर्स x। वेरी गुड, ये यही आपको दिख रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या हमने क्या कर लिया? tan इनवर्स x को हमने क्या मान लिया? t। अब हमने दोनों पक्षों में इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं ऐसे ही करो यार, रिस्पेक्ट नहीं, ये वाला रिस्पेक्ट नहीं, वो वाला सम्मान वाला करते रहिए। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। tan इनवर्स x का क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा देखो, tan इनवर्स x की जगह पर क्या लिख देंगे आप? t, तो साइन t और फिर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा हटा के इसकी जगह पर dt। और इसके बाद अब आप जान गए क्या करना है, कर लेंगे। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन हम कर नहीं रहे, ये अपने आप खुद से करिए आप। अब कुछ मेथड क्लियर हो रहा है ना आपको धीरे धीरे? हाँ, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस लगाते जाएंगे आपको ये मेथड्स बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये हमने एग्जाम्पल 5 नंबर कर लिया, आप प्लीज नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 हम अभी नहीं देखेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं जिनके हमको इंटीग्रेशन करके देखना है कि इनका इंटीग्रल क्या आएगा। और आप सोचोगे हम तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इंटीग्रेशन कर चुके हैं 7.1 में, आपने नहीं किया, इनका नहीं किया है। आप देखो, आपने sec स्क्वायर एक्स का tan x लिखा था, पर tan x का इंटीग्रल क्या होता है ये आपने नहीं लिखा। आपने cot x का नहीं किया है, sec x का नहीं किया है, cosec x का नहीं किया है। क्यों नहीं किया था भाई? हेडिंग तो डाली थी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, तो इसलिए नहीं किया। मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि एक्सरसाइज 7.1 में हम सीधे सीधे केवल उन फलनों का इंटीग्रेशन निकाला है जिनके जो किसी न किसी फलन के अवकलज थे, डायरेक्ट उनका केवल हमने इंटीग्रल आपको निकाल के दिखाया है। tan x डायरेक्टली किसी भी फलन का अवकलज नहीं होता, इसलिए tan x का नहीं निकाला हमने। cot x, sec x, cosec x ये डायरेक्टली किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज नहीं है, इसलिए इनका एंटी डेरिवेटिव भी अभी तक हमने नहीं निकाला है। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है और इनके एंटी डेरिवेटिव मीन्स इनके जो इंटीग्रल्स हैं वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं, इसलिए अब आज इनका जिक्र करेंगे। और कैसे निकालेंगे देखिए, उनमें क्या ऑड्स और इवेंट्स हैं उनको भी आप देखिएगा, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा ये। tan x का कैसे करेंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता। हमने एक काम कर लिया, tan x को हमने ब्रेक कर लिया, sin x अपॉन cos x साथ में dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? लेट cos x इज इक्वल टू t। देखो यहां पर आप cos x देख रहे हैं ना, ये फलन है और ऊपर कौन है? इसका अवकलज है, तो फलन भी मौजूद है, उसका अवकलज भी मौजूद है, तो हमने cos x को क्या मान लिया? t। अब हम दोनों पक्षों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस डी टी। अब यहां पर अप्लाई करिए इंटीग्रेशन ऑफ, नो आई एम सॉरी, चलिए अच्छा एक बार लिख देते हैं, मुझे दिमाग में नहीं आया। इसके बाद इंटीग्रेशन साइन एक्स को तो क्या लिखना? देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह तो पूरा उठा के क्या लिख देंगे? माइनस डी टी, माइनस डी टी अपॉन कॉस एक्स की जगह पर क्या लेना है? टी ले लेना है। ठीक है, अब आप देखो माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? लॉग मॉड एक्स, तो डी टी अपॉन टी का क्या हो जाएगा? लॉग मॉड टी प्लस सी
माइनस लॉग, और t की जगह पर अब हम वैल्यू लिख देंगे cos x प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। तो tan x का इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस लॉग cos x प्लस सी। और एक इसका आंसर हो सकता है कैसे, लॉग में घात का नंबर आगे आ जाता है, तो अगर आगे कुछ है तो वो पावर में भी तो जा सकता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड cos x टू दी पावर -1 प्लस सी। आगे कौन है इसमें, -1, तो ये -1 इसकी पावर में चला गया। अब -1 अगर पावर में हो गया तो ये 1/cos बन जाएगा, और 1/cos क्या होता है, sec। तो इसका आंसर आ जाएगा log मॉड sec x प्लस सी, ये भी इसका आंसर है। तो दो इसके आंसर हो गए। ये अगर आप sec के टर्म्स में यूज कर रहे हैं तो फिर log sec x प्लस सी आएगा, cos के टर्म में यूज कर रहे हो तो फिर माइनस आगे लेना पड़ेगा, माइनस log cos x प्लस सी आपको करना पड़ेगा। समझ में नहीं आया आपको, आ गया? अच्छा, ऐसा ही इसको भी करेंगे बेटा। देखो cot x को क्या कर लेंगे, cos x अपॉन sin x dx। फिर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बताइए, sin x को t मान लेंगे, लेट sin x इज इक्वल टू t। दोनों पक्षों का अवकलज अगर ज्ञात करेंगे तो इसका cos x dx इज इक्वल टू dt। इतना आया। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx की जगह पर क्या लिख देंगे, dt, cos x इंटू dx अपॉन sin x, और sin x को t, dt अपॉन t का क्या होगा, log t प्लस c। तो ये log और t की जगह पर sin x प्लस c, ये इसका इंटीग्रल आ जाएगा। और अगर आप इसे cosec में चेंज करोगे तो फिर एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस log cosec x प्लस c। तो आप cot x का एंटी डेरिवेटिव cot x का इंटीग्रल log sin x प्लस c भी होता है, और cot x का इंटीग्रल माइनस log cosec x प्लस c भी होता है। अब बताओ ये समझ आया कि नहीं आया, ये दोनों समझ में आ गए पक्का? आपको कुछ समझ में नहीं आया, झूठ बोलते हो मुझसे। आया कि नहीं आया, सही बताओ पहले। आपको नहीं आया है, अब मैं बताऊंगा कि आपको क्यों नहीं आया। ये आपको समझ में नहीं आया है, ये मुझे पता है। देखिए आपके अंदर क्या चलता है, ये मुझे आपसे ज्यादा मालूम है। कैसे, सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या बताया है आपको, सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया कि फलन भी होगा उसका अवकलज भी होगा। cos x का अवकलज अगर sin है तो भाई sin x का अवकलज cos x भी तो मौजूद है। तो फिर आपने केवल cos x को ही t क्यों माना, sin x को t क्यों नहीं मान लिया आपने, बताओ हमको। आपको समझ में आ गया है भाई? तो आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है ना, आप कुछ पूछना नहीं है, जो बताते रहो, तुम्हारी जो मर्जी आ जाए यार, तुम बता दो, मैं तो आज के बाद कुछ नहीं पूछूंगा, है ना। समझ में आई प्रॉब्लम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मैंने क्या बात बताई आपको कि फंक्शन भी होगा और उसका डेरिवेटिव भी वहीं पर उपस्थित होगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का डेरिवेटिव sin x भी तो है, फिर भी आपने sin x को ही t को मान लिया, cos x को t क्यों नहीं मान लिया आपने? ये आपको पूछना चाहिए था, पर अफसोस कि आपने नहीं पूछा। चलिए अब हम बताते हैं कि क्यों ऐसा नहीं किया हमने। हमने ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि हमारा क्वेश्चन इजी रहे। तो क्या इसको टी मानने से भी हमारा आंसर आ जाएगा? बेशक आएगा ही, हो ही नहीं सकता कि नहीं आए। पर जब आप इसको टी मानोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन पे फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कौन सा तरीका यूज करने से क्वेश्चन इजी रहेगा हमारा, हम वो प्रोसेस फिर यूज कर लेते हैं। तो ये इजी वाला प्रोसेस है आपका। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा, नहीं तो आपके मन में ये घूमता रहेगा कि इसको मानेंगे तो फिर कैसे निकाल सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिए, इसको दिखा दें करके, बात उसमें वही लगा सकते हो आप, ठीक है। हम इसी को करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को हम ऐसे
इसको t मान के दिखाएंगे sin x को। जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला नहीं है, ये एरो बना दिया, ये क्वेश्चन है, ठीक। लेट sin x इज इक्वल टू टी। अगर sin x को t मानोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो अब यहां से dx निकाल ले आप, तो क्या आ जाएगा dt अपॉन cos x। भाई dt अपॉन cos x आ जाएगा ना, और ये वैल्यू यहां पर लिखो। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin x की जगह पर क्या लेना है, t अपॉन क्या लिखना है, cos x, और dx की जगह पर क्या लिखना है, dt अपॉन cos x, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा t इंटू डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो गया t डी टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन एक्स की वैल्यू t है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमारा पूरा का पूरा फंक्शन t में आ गया है। अब इसमें ना आपको एक बार और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इसमें एक ही बार सब्स्टिट्यूट करने से आंसर आ जाता था, इसमें एक बार और करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा आपको। तो यहां पर मैंने मान लिया, माना 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू। टी तो एक बार मान चुके हैं, अब यू मान लीजिए। अब इसको डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 का क्या होगा 0, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t dt इज इक्वल टू डी यू। तो t dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी यू अपॉन 2। चलो अब लिखो वैल्यू, इसी में मान लिख देते हैं हम यहां पर। t dt है पहले, t dt की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस 1/2 डी यू, माइनस 1/2 डी यू, और अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह पर यू, ठीक। अब माइनस 1/2 डी यू अपॉन यू का क्या हो जाएगा, लॉग यू, और यू की जगह पर क्या लिखना है 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। समझ रहे हैं आप। अब इसमें आप एक काम करिए, 1/2 आप इसमें ले जा सकते हो। तो अगर 1/2 को आप ऊपर लेते जाओगे 1/2, तो ये इसमें क्या लगा देगा अंडर रूट। भाई ये नंबर 1/2 आ गए, ऊपर जाएगा तो इसमें कहां जाएगा, पावर में। अब किसी की पावर 1/2 लगाओगे तो अंडर रूट लगेगा ना उस पर। तो यह आ जाएगा माइनस लॉग अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस सी। बेटा देखो माइनस नहीं ले गए हम, केवल 1/2 ले गए हैं, वो इसकी घात में गया। घात 1/2 होने का मतलब अंडर रूट लगना, लगा दिया हमने, माइनस लॉग। अब अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी माइनस लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस एक्स प्लस सी। आप देखो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, वही आंसर आ रहा है। और आप फिर से चाहो तो इसे सेक में कन्वर्ट कर सकते हो, प्लस बन जाएगा इसी का। तो कहने का मतलब यूं कि सब्स्टिट्यूशन में जो तरीका आपको बताया गया ना, सेम वही मेथड लगेगा। बस आपको सोचना है, ये आप क्वेश्चन कर सकते हो कि आप बार बार जो अपॉन में नंबर लिखा इसी वाले को क्यों मानते हो टी, जबकि इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसके डेरिवेटिव में ये भी आता है, इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसके डेरिवेटिव में ये आता है। तो फिर आप हमेशा हर कोई ही टी क्यों मान लेते हैं, क्योंकि उस मेथड से क्वेश्चन ईजी रहता है, इसलिए मान लेते हैं। अब आप देखो तो ऊपर का हमने माना तो ये क्वेश्चन लगा जा करके, इतना लंबा हुआ, 2 बार हमको क्या लगाना पड़ा, 2 बार हमको सब्स्टिट्यूशन भी लगाना पड़ गया। आंसर आएगा, आंसर से आप चिंता मत करिए, आंसर आएगा अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं तो। इस पर आ जाते, इसको कैसे करेंगे। इसमें थोड़ा सा एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का गुणा कराएंगे और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से क्या करा देंगे, भाग दिलवा देंगे। सेक एक्स तो पहले से था,
सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर इसका आप गुणा करवा दीजिए, सेक स्क्वेयर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब ना ये जो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है इसी को आप टी मान लो, ठीक। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आप देखो इसको आपने क्या माना टी, और ये पूरा आपका अंश में लिखा हुआ है, देख लो जाओ, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसी पे वैल्यू अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे को सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे अपॉन में ये क्या है टी, तो ये क्या आ जाएगा लॉग टी, और टी की जगह पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। हो गया आंसर हमारा। नहीं समझ में बात आई, अरे आया कि नहीं आया, आ रहा है ना, ठीक। कॉसेक एक्स का आप क्या करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा। कॉसेक एक्स में भी आप कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, और कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप ऊपर को मल्टीप्लाई करवा लो, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब फिर से इसको टी मान लोगे तो ये ऊपर जो लिखा है वो इसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। आप निकालो डेरिवेटिव इसका, डिफरेंशिएट करिए। कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। पूरी दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस वन से, तो ये प्लस हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब ये फिर पूरा यही आ गया कि नहीं आ गया, देखो आया। तो फिर से यहां पर लग दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसकी जगह पर पूरा लिख देंगे हम माइनस डी टी, और अपॉन में क्या ये आ जाएगा टी, तो माइनस डी टी अपॉन टी का इंटीग्रल क्या होगा लॉग टी प्लस सी, तो माइनस लॉग और टी की जगह पर कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। अब बताएं इनके आपको अवकलन करने आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जिनके अवकलन करने आपको आने चाहिए, आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। इसमें कुछ चीजें हम और आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए जरा। जैसे आपने अभी अभी देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स की एक वैल्यू मिली आपको, जो कि मिला लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इसका एक आंसर और हो जाता है, कैसे एक आंसर और हो जाता है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स की एक वैल्यू होती है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। सेक एक्स प्लस टेन एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ये पता है आपको, नहीं मालूम? अरे ये तो कुछ कठिन ही नहीं है यार। देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता, चेक करो। a प्लस बी ए माइनस बी,
तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हुआ, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है सर्वसमीका से। तो अगर इसकी वैल्यू ये होती है तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है, अब जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस, और वो पावर आगे आ जाएगी, तो इसकी एक वैल्यू ये भी होगी माइनस लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स के दो फॉर्मूले रहेंगे, एक ये रहेगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और एक रहेगा माइनस लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। तो जब बाहर प्लस तो बाहर भी, जब अंदर प्लस तो बाहर भी प्लस, जब अंदर माइनस तो बाहर भी माइनस। इसी तरह से एक जो आपने कॉसेक एक्स का बनाया है, इसका फॉर्मूला आपने बनाया लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये बनाया ना। ऐसे ही जैसा इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का भी फॉर्मूला होता है, इस पे भी आ जाएगा 1 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। वैसे इसके आंसर में बाहर माइनस आया है, इसकी जगह पे ये लिख देंगे जब हम, तो ये माइनस। अब देखो ये टर्म ऊपर जाएगी, पावर माइनस हुई, पावर माइनस होगी लॉग की वजह से आगे आ जाएगी, तो वो माइनस हो रही है माइनस प्लस हो जाएंगे, और बनेगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स के दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला फॉर्मूला भी है और एक ये वाला फॉर्मूला भी है। इसमें जब अंदर प्लस होगा तो बाहर माइनस होगा, और जब अंदर माइनस होगा तो बाहर प्लस होगा, ये होगा। तो ये है इनके फॉर्मूले। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 हम करेंगे पर अगली क्लास पे करते हैं, ठीक है। तो आज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, उस पर बेस्ड शुरुआत के कुछ एग्जाम्पल्स भी लगाए, और उसके साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन भी देखे कि कैसे किए जाते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे की पढ़ाई हम लोग मैथमेटिक्स में करेंगे बट अगली क्लास पे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।